हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम डॉक्टर शालिनी। टुडे हम लोग बिल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिल्स यानी विधेयक। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बिल्स आते हैं, किस तरह के बिल्स हैं, कितने तरह के उनके टाइप्स हैं और किस तरह का उनका प्रोसीजर है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हम विधेयक की। तो कितने तरह के विधेयक हो सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो तरह के बिल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं हमें। पहला तो है सरकारी विधेयक होते हैं, जो जितने भी मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो जो पेश करते हैं बिल्स को, वो सरकारी विधेयक कहलाते हैं। इसके अलावा एक होता है गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी, इसको हम निजी भी कह सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो संसद के मेंबर्स नहीं हैं और वो अगर बिल्स को पेश कर रहे हैं तो वो गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं। तो अमूमन ये होता है जनरली कि इस तरह के जो विधेयक होते हैं ये पास नहीं होते हैं या इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो हम बात करते हैं सरकारी विधेयक की। सरकारी विधेयक में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें मिलते हैं साधारण विधेयक और दूसरा यहाँ मिलता है हमको वित्त विधेयक। इसके साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसको हम कहते हैं संविधान संशोधन। संबंधी विधेयक। ओके, तो ये तीन तरह के विधेयक हैं। ठीक है, तो साधारण विधेयक जो है, तो आर्टिकल 107 कहता है कि जितने भी विधेयक हैं धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है, वो सभी साधारण विधेयक की कैटेगरी में आते हैं। तो आर्टिकल 107 साधारण विधेयक की बात करता है। इसके बाद हम देखते हैं वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक को हम यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है धन विधेयक और दूसरा है वित्त विधेयक। ठीक है, अब इनमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है धन विधेयक वित्त विधेयक में। एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है जो बहुत ही फेमस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें ये कहा जाता है कि जितने भी सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि जितने भी धन विधेयक हैं ये सभी वित्त विधेयक हो सकते हैं। ये इस तरह से बन सकता है, जितने भी धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक हो सकते हैं, बट सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। ये यहाँ कैटेगरी वाइज डिवाइड है। तो इस कैटेगरी को हमने दो तरह से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पहला तो ये हम धन विधेयक की बात करते हैं, तो आर्टिकल 110 धन विधेयक की डेफिनेशन देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 110 डेफिनेशन देता है और आर्टिकल 109 ये इसका क्या प्रोसीजर है, प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, उसको बताता है। धन विधेयक की प्रक्रिया को 109 एंड धन विधेयक की जो डेफिनेशन है इसको बताता है 110। ओके, तो यहाँ ये क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं वित्त विधेयक को। तो यहाँ इसकी भी दो कैटेगरी हो जाती हैं। अब इस कैटेगरी को हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि पहली कैटेगरी में तो आता है 117 का 1 क्लॉज 1। ठीक है, तो वित्त विधेयक यहाँ लिख लेते हैं, आर्टिकल 117 में है। ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आर्टिकल 117 का क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 117 का क्लॉज 3। ये दो तरह से यहाँ डिवाइड हो गया है। 117 का क्लॉज 1 ये कहता है कि जितने भी विधेयक जो आर्टिकल 110 के अंदर आते हैं, यानी कि 110 में जितने भी मामले हैं वो सभी इसमें आते हैं। ओके, दूसरा आर्टिकल 117 का 3 ये कहता है, क्लॉज 3 ये कहता है कि संचित निधि से अगर पैसा निकालना है, खर्च करना है, तो वो सारे जो खर्चे होते हैं वो आर्टिकल 117 के क्लॉज 3 के अंतर्गत आते हैं। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है।
सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण विधेयक के बारे में। आर्टिकल 107 साधारण विधेयक की बात करता है और ये कहता है कि साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और कोई भी सदस्य, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वो इस विधेयक को पेश कर सकता है। दूसरी बात ये है कि जब लोकसभा से राज्यसभा में ये विधेयक जाता है तो राज्यसभा के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला ये कि राज्यसभा जिस प्रारूप में साधारण विधेयक उसके पास आया है उसी प्रारूप में उसको पास करके भेज दे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। तो अगर यहाँ पर दो कंडीशंस हो जाती हैं, उन अमेंडमेंट्स को लोकसभा अगर मान लेती है तो गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है दोनों सदनों के बीच में, और अगर उन अमेंडमेंट्स को लोकसभा नहीं मानती है तो दोनों सदनों के बीच में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर यहाँ आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलानी होती है। ठीक है। तीसरा यहाँ ऑप्शन राज्यसभा के पास ये है कि राज्यसभा 6 महीने तक उस साधारण विधेयक को अपने पास रोक सकती है। तो इस स्थिति में भी गतिरोध उत्पन्न होता है और ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है। अब तक जो संयुक्त बैठक है वो 3 बार बुलाई जा चुकी है। पहली बैठक जो थी वो 1960 में दहेज प्रतिषेध विधेयक को लेकर थी। दूसरी बैठक 1977 में बैंकिंग सेवा विधेयक को लेकर थी और तीसरी बैठक 2002 में पोटा यानी आतंकवाद निवारण विधेयक को लेकर थी। ठीक है। तो ये थी साधारण विधेयक के बारे में कुछ बात। अब हम बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। अब मनी बिल का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसके बारे में आर्टिकल 109 में बताया गया है। इसके साथ ही इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में आर्टिकल 110 बताता है। ठीक है। धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है, इसे हम राज्यसभा में प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जब लोकसभा से राज्यसभा में धन विधेयक जाता है तो उससे पहले लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको ये प्रमाणित करना होता है कि ये जो विधेयक है ये धन विधेयक है या नहीं। उसके बाद ही कोई विधेयक धन विधेयक की कैटेगरी में आता है। फिर राज्यसभा इसको सिर्फ 14 दिन तक अपने पास रोक कर रख सकती है। धन विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। इसके बाद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही धन विधेयक लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में। तो वित्त विधेयक हम देखते हैं कि आर्टिकल 117 में हमने 2 कैटेगरी डिवाइड की हैं। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल की बात करता है। इसमें आर्टिकल 117 का क्लॉज 1 ये कहता है कि आर्टिकल 110 में जितने भी मामले हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो पहले जैसे हमने बात की थी कि सभी जो धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक हैं। ठीक है। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो यहाँ ये जो वित्त विधेयक की जो कैटेगरी है, तो ये वाली जो कैटेगरी है ये 117 का क्लॉज 1 है और ये वाली जो कैटेगरी है ये 117 का क्लॉज 3 है। ठीक है। तो हम लोग इसे इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ 117 के क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि 110 में जितने भी मामले आते हैं वो सभी इसमें आएंगे। जैसे टैक्सेस को लगाना है, उनको हटाना है, उनमें चेंजेस करना है, करारोपण इत्यादि, वो सभी इसमें आएंगे। दूसरी बात ये है कि ये जो विधेयक होंगे ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किए जा सकते हैं और लोकसभा में ही प्रारंभ होंगे। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर भी डिस्कस कर ली थी धन विधेयक में, वही सारी चीज़ें हैं। और 14 दिन तक जो राज्यसभा है वो इसको रोक सकती है। ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं जो धन विधेयक में हैं। तो यहाँ 117 के क्लॉज 1 की बात होगी। अब हम क्लॉज 3 की बात करते हैं। इसमें ये कहा गया है कि संचित निधि पर भारित जितने भी खर्चे होंगे भारत सरकार के वो सभी इसमें आते हैं। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पूर्वानुमति तो आवश्यक नहीं है, लेकिन जब कोई भी हाउस इस बिल को पास करता है तो पारित होने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश का होना जरूरी होता है। ठीक है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की सिफारिश से ही वे बिल पास होते हैं। पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है पेश होने के लिए। ठीक है। कोई भी बिल अगर फाइनेंस बिल अगर इस आर्टिकल के तहत पेश किया जा रहा है संसद में, तो यहाँ पर उसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर वो बिल पास हो रहा है तो पास होने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। सिफारिश आवश्यक। गॉट इट। ठीक है।
तो यहाँ ये बात होगी। दूसरा ये कि इसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब यहाँ पर इन दोनों में ये डिफरेंस है, क्लॉज 1 और क्लॉज 3 में जो भी मैटर्स आते हैं। तो ये तो धन विधेयक की श्रेणी में आ जाता है क्लॉज 1। क्लॉज 3 जो है ये पूरा वित्त विधेयक है। तो इसमें ये कहा जाता है कि इसे हम किसी भी हाउस में पेश कर सकते हैं और एक साधारण विधेयक की तरह ही हम इसको ट्रीट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। इसे हमने पार्ट 20 में हम इसको देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, तो संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं इनको किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि दोनों ही जो सदन हैं तो उनको समान शक्ति मिली हुई होती है, यानी कोई भी सदन इसे पेश कर सकता है, प्रस्ताव रख सकता है। दक्षिण अफ्रीका से हमने इस प्रावधान को लिया है। इसके साथ ही संविधान संशोधन विधेयक हमारे संविधान में 3 तरह से पास किए जाते हैं। वो ऐसे कि पहला तो है साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा। ठीक है, अब दिल्ली और पांडिचेरी वैसे तो वो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के तहत दिल्ली और पांडिचेरी को भी राज्यों में ही शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर संविधान में संशोधन होता है और ये वाला अगर जो टाइप है ये अगर अपनाया जाता है, फॉलो किया जाता है, तो आधे राज्यों के विधानमंडल के साथ यहाँ दिल्ली और पांडिचेरी की विधानमंडल भी शामिल होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।